जी नमस्कार साथियों। मैं डबल सिंह पौड़ी जिले से उत्तराखंड से और मेरा ग्राम जो है सतपुली है। हम जो आज की हमारी विशेष बातचीत हो रही है वो कृषि से और उत्तराखंड में पलायन रोकने का क्या मोटिव होगा इससे संबंधित है। और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ कि आज इस मिशन पे जुड़ा हूँ। जैसा कि हमें बताया गया है हम लोगों को लोग बाहर से आ रहे हैं इस समय कोरोना के कारण पलायन करके जो वापिस अपने माइग्रेट हुए हैं अपने गाँवों की ओर। उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि लोगों का काफ़ी रुझान है अपने गाँव की ओर और वो करना चाहते हैं कुछ और। लेकिन उनको सरकार द्वारा कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है। तो ये सब चीज़ हम मुहैया करा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। तो हमारा एक मिशन है मिशन कृषि, जिसके तहत हम लोग कृषि से संबंधित जो है कार्य करवा रहे हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जो हम लोग इस समय दे रहे हैं। जैसे तिवारी जी ने बोला, खैर उन्होंने कुछ ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोल दिया है मेरे बारे में, इतना ज्ञान हमें है नहीं। हाँ, हमने बहुत सारे किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं 100 डेढ़ 100, इन किसानों को लॉकडाउन के दौरान हमने करीब 10,000 पौधे शिमला मिर्च, बैंगन और आपकी टमाटर की दी हैं, उनके घर में जाकर के। और समय-समय पर उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि किस प्रकार से आप अच्छी फसल उत्पादित कर सकते हैं और किस प्रकार से आप अपनी फसल को कम समय में या कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ये सारी सुविधाएँ हम दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो है इस समय मशरूम की ट्रेनिंग का है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने मुझे मौका दिया। सब भाई बंधुओं को नमस्ते। मैं पंजाब के फरीदकोट जिले में एक जगह है जैतो, छोटा सा शहर है, इसको केंद्र बना के काम कर रहा हूँ। और पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बहुत राजस्थान, यहाँ हमारा कुछ काम है। मतलब ज्यादातर काम पंजाब में ही है। देखिए, जैविक कृषि जो है वो समय की आवश्यकता है और उसकी मांग है। मैं संयोग से साथियों को बता दूं, पिछली बार जब मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने 2014 में एक नेशनल टास्क फोर्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग का गठन किया था। वो 3 लोग थे उसमें, नॉन ऑफिशियल्स, और 4 थे ऑफिशियल्स। वो जो 3 जिनको पीएमओ ने नॉमिनेट किया था, उनमें से मैं भी एक था। तो मुझे भारत सरकार की नीतियों को, भारत सरकार की योजनाओं को, उसकी स्कीम्स को, उसके सारे जो प्रोग्राम्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उनको देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। तो ध्यान में आया कि सरकार की मंशा है, अगर मैं साफ कहूं तो मोदी सरकार की मंशा है, लेकिन नीचे तक वो कुछ चीजें नहीं पहुंचती, उसकी अड़चन है, वो दिक्कत है। हम उसकी बात भी करते हैं। मैं पहले संक्षेप में ये ले लूं कि जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग आज बहुत बड़े पैमाने पे उसकी एक मांग खड़ी हो रही है। स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनके कारण से अब ये माना जाने लगा है कि आने वाले समय में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हुई तो अ, धरती या पर्यावरण, ये सब नहीं बचेगा। ग्लोबल वार्मिंग में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही एक समाधान है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में। और ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें पानी जैसे एक मुद्दा है, बारिश का आना जाना, जल्दी आना जाना, कम बारिश या ज्यादा बारिश, वो भी एक मुद्दा है। तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग स्वाभाविक रूप से एक समाधान है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेन कर लेगी, बाकी चीजें सस्टेन नहीं करेंगी, बाकी बचेंगी नहीं। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की रेलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता वो बढ़ रही है।
लेकिन ख्याल रखिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रासंगिकता बढ़ रही है। शहरों के लोग, अमीर लोग जो बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्राइसिस बढ़ रहा है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर वो जो शहरों के लोग हैं, वो चिंतित हैं। तो शायद अपना विनाश टालने के लिए वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आ रहे हैं, ये अलग बात। तो प्रासंगिकता बढ़ने या मांग बढ़ने से ही कोई चीज चल नहीं जाती। सरकार की नीतियों में, सरकार की योजनाओं में भी वो आनी चाहिए, एक। और दूसरा, जैसे भाई साहब बोल रहे थे अभी कि जानकारी का अभाव है, तो वो जानकारी जिसको एक्सटेंशन सर्विसेज कहते हैं, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, हैंड होल्डिंग, रिसर्च, ग्रासरूट रिसर्च, उसकी आवश्यकता है। तो उसके ऊपर काम नहीं हुआ, पर काम नहीं हो रहा, वो एक मुद्दा है, उस पर काम करना पड़ेगा। संस्थाएं करेंगी, सरकारें तो नहीं करेंगी। सरकारों में तो बहुत अड़चने हैं। आपके यहाँ ये जो उत्तराखंड वाले भैया हैं, मोदीपुरम में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च। तो मैं ये कहूंगा कि मोदीपुरम वाला जो इंस्टीट्यूट है, आप लोग अगर वहां संपर्क करते हैं, आपको वहां से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे रिसर्च करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, जिन्होंने प्रैक्टिकली फील्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे रिसर्च की है। और उसके पेपर भी हैं, मैं वो पेपर भी, डॉक्टर एन रवि कुमार है वहाँ, अगर नाम नोट करना हो, एन रवि कुमार, वो वहाँ प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे रिसर्च की है। वो आपको कुछ हद तक सहायता कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन ज्यादातर आपको सीखने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के किसानों के पास ही जाना पड़ेगा। उत्तराखंड में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कई बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है देश विदेश में, जिनका नाम है। देहरादून में तो वंदना शिवा का भी ऑफिस है, और मसूरी में डॉक्टर पवन गुप्ता है, फिर विजय जड़धारी हैं। मुझे मालूम नहीं विजय जड़धारी जी को उत्तराखंड के जो लोग इस मीटिंग में हैं वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्या विजय जड़धारी का नाम सुना भाई साहब आपने कभी? है जी? अच्छा, आपने जी, जी। म्यूट किया होगा। हाँ, सुना है। तो विजय जड़धारी, तो आपको बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है उत्तराखंड वालों को। आपके यहाँ तो उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड ये बना हुआ है, और ये बोर्ड जो है वो उसने एक समय बड़ा अच्छा काम किया था, बाद में वो गड़बड़ हो गई। एक समय ऑर्गेनिक के ऊपर उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले योजना उत्तराखंड सरकार लाई थी। सबसे पहले ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड उत्तराखंड ने बनाया था, बाद में पिछड़ गया और लोग आगे निकल गए, अलग बात है। तो वहां है, सुविधाएं भी हैं, तो वहां उस पर काम हो सकता है। तो मुझे लगता है करना ये चाहिए कि आपको क्षेत्र का रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर है, उनसे संपर्क कीजिए, उनकी योजनाओं को पूछिए, और वहां कुछ योजनाओं पर अप्लाई कीजिए, पहली बात तो ये। अब ये तो हो गया सरकारी काम, लेकिन सरकारी काम भी अगर सब कुछ करता होता तो फिर एनजीओ की आवश्यकता नहीं थी, फिर सामाजिक संकल्प या प्रकल्प या आंदोलनों की आवश्यकता नहीं होनी थी। तो आपको चाहिए, जो जरूरत होगी, आपको कुछ किसानों से सीखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि पहाड़ पे काम करने वाले कौन कौन है, जो पहाड़ की दृष्टि से पहाड़ की फसलों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको एक छोटी बैठक बुलानी चाहिए, विजय जड़धारी से मिलना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए, और वो अगर बातचीत करते हैं आप, तो आपको वो कुछ और लोगों को भी संपर्क दे देंगे आपको आगे, तो वहां ये काम शुरू हो सकता है। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इसके कुछ सिद्धांत मोटे मोटे मान के चलें कि गाय, देसी गाय, आपके क्षेत्र की गाय जैविक कृषि का अविभाज्य, अपरिहार्य अंग है, उसके बिना नहीं चल सकता, इंडिस्पेंसिबल। मधुमक्खी पालन, ये इसका इंसेपरेबल साथ ही जुड़ा रहेगा। मधुमक्खी पालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है
तो मधुमक्खियां पालनी ही होंगी पर परागन करने के लिए। तो ये जो मधुमक्खियां हैं ये पॉलिनेटर का काम करेंगी। तो ये मधुमक्खियों को पालना ये और जरूरी काम है। वो किस प्रकार पालना है, बक्से रखने, क्या करना है, वो अलग विषय। और फिर कुछ और जीव जंतुओं को भी जगह देनी, अपनी खेती में शरण देनी, फिर चाहे वो मुर्गी हो या खरगोश हो या बाकी पक्षी हो। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो वो पेड़ तो होंगे ही होंगे आपके पास, और इसलिए पेड़ भी उसकी अविभाज्य अंग है। और एक जो और महत्वपूर्ण बात है, जैविक कृषि मोनोकल्चर मोनोक्रॉपिंग की कृषि नहीं है। एक ही फसल है ऐसा नहीं है, एक ही फसल नहीं होगी, एक ही समय खेत में 35 40 50 60 तरह की फसलें होंगी। कंपेनियन क्रॉप्स होंगी, इंटर क्रॉप्स होंगी, ये ख्याल रखिए। सह फसलें होंगी जो सहयोगी फसलें हैं, और अंतर फसलें होंगी, ये दोनों रखनी पड़ेंगी। उन्हीं फसलों से आप काम चला सकते हो, उसी से जो है आपकी खेती की जो पूरा प्रबंधन है उसी से चलेगा। फिर जो एक और महत्वपूर्ण जो विषय है जैविक कृषि का, वो है देसी बीज। आपके पास बीज अपने होने चाहिए। आप बीज इस्तेमाल करोगे कंपनियों के और फिर कहोगे हम जैविक खेती करते हैं, वो नहीं चलेगा। वो आपको जैविक खेती के बीज जो है वो आपको लाने पड़ेंगे। ये मोटी मोटी चीजें हैं जिनके ऊपर हमको समझने की आवश्यकता है, जिनके बारे में बात करने की आवश्यकता है। अपने यहाँ अब निकटतम जो निकटवर्ती जो जगह है, पहले वहां पर आप मार्केट खड़ी कीजिए, लोगों के पास जाइए और ये जो मैंने चीजें कही मोटी मोटी इनको लागू कीजिए। ये लागू करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। इसमें जैविक कृषि के फार्मूले बताने वो मुझे लगता है आप भी जानते हैं, वो थोड़ा लंबा काम है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। कुछ मोटी मोटी मैंने बातें बताई हैं। जैविक कृषि भविष्य की खेती है, और जो कुछ आपके इलाके में उगता है उसी पे मेहनत कीजिए। आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है उसको समझिए। अपनी कोर स्ट्रेंथ को अगर मेहनत मजबूत करेंगे तो आप और आगे बढ़ेंगे। और आपको सब शुरुआत जो करनी चाहिए वो बीजों से करनी चाहिए, गाय से करनी चाहिए, मधुमक्खियों से करनी चाहिए। तो गाय पालिए, जो भी आपकी पहाड़ी गाय है, जो कुछ भी है, मधुमक्खियां रखना शुरू कीजिए और बीज बैंक बनाइए। जितने बीज बैंक बनेंगे उतना लाभ होगा। मुझे लगता है आज की बैठक की शुरुआत के लिए एक बार ये पर्याप्त है। फिर कुछ सवाल आएगा तो फिर हम आगे जवाब देंगे। धन्यवाद। मिंदर दत्त जी, जय श्री राम प्रभु। बहुत बढ़िया लगा आज आपने सभी ने सुना मिंदर दत्त जी को। अभी आप लोगों ने मिंदर दत्त जी को सुना। पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा सुंदर काम उमिंदर जी द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केटिंग, बहुत अच्छे विक्रय केंद्र चल रहे हैं जैविक के। यहाँ पे फार्मर जो हैं आके अपना सामान देते हैं। अभी रिसेंट भविष्य आई थिंक मेरे ख्याल से 7 तारीख को इसी एक ऐप भी वो लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि सभी किसानों से सब्जियां और ऑर्गेनिक दालें या सभी सामान में उपलब्ध रहेगा ऐप में, और ऑनलाइन ही उसकी सप्लाई करी जाएगी। इस प्रकार से मार्केटिंग का बहुत अच्छा एक योजना बनाई गई है। उसका सारे का मार्गदर्शन केवीएम कर रहा है, खेती विरासत मिशन, मिंदर जी भाई साहब हैं। आज का जो विषय था उसमें भाई साहब ने भी बताया कि देसी गाय की बहुत महत्ता है। आपके यहाँ पे देसी गाय बद्री जो है, जिसको गौरी भी कहते हैं, उसकी एक अपने आप में बहुत गुणवत्ता है, जो कि शब्दों द्वारा नहीं बताई जा सकती, जिसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया है। इसके गव्य दूध अगर कहें, इसको छोड़े जाने का कारण आज की तारीख में सिर्फ दूध ही लोग देख रहे हैं इसका, कि इसका दूध कम होता है, आधी लीटर 1 लीटर आई थिंक इतना होता है। इसके दूध में जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है बहुत ही ज्यादा है। 600 रुपये लीटर तक शायद इस चीज की जानकारी नहीं है, इस दूध का मूल्य है। और पिछले दिनों पंचगव्य बनाने के लिए बद्री गाय के घी की जरूरत पड़ी।
तो 14,000 रुपये परचेज करा गया इसका दूध। अब गायें यहाँ पे भी हैं, लाल बिलाही का भी हम उपयोग करते हैं, बदरी का भी हमने किया। इसमें क्या फर्क है, हमें ये सोचना चाहिए जरूर। उत्तराखंड में जो पहाड़ों पर चरने वाली गायें हैं, वो अपने आप में इतनी चपल चतुर, छोटी सी हाइट, इसे 9 मुठी भी कहते हैं। मतलब 9 मुठ, अगर 9 मुठ कर दें तो उसकी हाइट होती है, बड़ी, जिसको एक्टिव कहते हैं वो है। पहाड़ों में उसको आप बांध के नहीं रख सकते, जो उसकी विशेषता है। उसको घूमना आवश्यक है, चरने जाती है, औषधियां खाती है। उत्तराखंड, हिमाचल, ये जितना भी क्षेत्र है अपने आप में औषधियों वाला है। तो वो जाके औषधियां जो खाती है वो सारी गव्यों में प्रभाव आता है। आप इसका पंचगव्य मतलब बना करके सबसे पहले अपने यहाँ पे इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अन्यथा आपको ऑनलाइन भी बिक्री हो जाएगा, और बहुत से लोग हैं जिसकी डिमांड निकलती है, आप उन्हें भी दे सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हाइब्रिड करने के कारण इसकी विशेष पहचान जो है, जैसे मुझे कुछ दिनों में बताया पहले, इस तरह से। ये देखिए, ये वाली जो गायें हैं, ये विदेशी गायें हैं। इस प्रकार की छोटी हाइट की गायें होती है, वो है बकरी, गोरी। इसका दूध अधिक होने के कारण लोग आजकल, किसान, इसको ज्यादा मतलब लेके आ रहे हैं अपने घरों में। मगर हम लोग ये पत्रक भी बनाते हैं। इसके दूध में BN7 नामक एक पॉइजन पाया जाता है, क्योंकि जहर का काम करता है, आपके ऑर्गन फेल करता है। अब आप तुलनात्मक तौर पे अगर देखें तो बद्री गाय का दूध जहां आधा लीटर अमृत तुल्य है, जिसको पीने से जीवन मिलता है, और ये विदेशी गाय का दूध अधिक है, परंतु ऑर्गन फेल होते हैं। अंतर आप देखिए, कहाँ मृत्यु और कहाँ जीवन। यही चीज एक छोटे से छोटे बैक्टीरिया के लिए, छोटे से छोटे जीवाणु के लिए भी लाभकारी है। अब खेती का, जैसे आज का विषय रहा आपका, तो खेती में कोई भी पोषक तत्व डायरेक्ट प्लांट को नहीं मिलते। उसको पहले मिट्टी में जाते हैं, फिर उसको जीव खाते हैं। खाने के बाद मल द्वारा मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बैक्टीरिया का, जीवाणुओं का, उसके द्वारा पेड़ को मिलते हैं। अगर हमने मिट्टी को स्वस्थ किया है तो वो जीवाणु हम मतलब स्वस्थ होगा, उसी के मल से आगे जाके खेती भी स्वस्थ होगी। ये ऐसे ही है जैसे आपने डायरेक्ट कोई भी चीज दे दी, यूरिया दे दिया, तो उसमें उसको प्रोटीन दे दिया पेड़ को, मगर उसका अपना जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया। जैसे भाई साहब ने बताया कि आपको बीजारोपण के लिए, बीज परागणों के लिए आपको मधुमक्खी पालनी पड़ेगी, इसलिए उन जीवों का होना हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। वहां की लोकल जो है बद्री गाय, उसी का वहां पर महत्व है। कारण क्या है, जैसे आप साहिवाल करते हैं, तो साहिवाल अगर वो उस क्षेत्र में जाती है, तो वजनी होने के कारण कहीं पैर फिसल गया, कहीं उसके चढ़ने में, पहाड़ चढ़ने में दिक्कत है, तो बद्री गाय है वो फटाफट चढ़ जाती है। ये एक वर्ण मतलब बना हुआ है, प्रजातियां जो है जो क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में वहां की प्रजाति डेवलप हो जाती है। अब कोई भी अगर प्रजाति आप दूध की वजह कारण अगर लाते हैं तो वो सफल नहीं हो वहां पे। आप इसको लिए वहीं पे उसी को, बद्री का पालन करिए, उसी का दूध लीजिए। दूसरी विषय है खर्चे का, जो किसानों का अक्सर रहता है। एक किसान लाखों रुपए का यूरिया और कीट नियंत्रक उपयोग करता है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, 1% आवश्यकता नहीं। जैसे उमेंद्र दत्त जी ने बताया अभी, या जैविक कृषि के बारे में कुछ लोगों का नाम लिया गया, तो आप लोग इनसे मिलिए, आपका ये लाखों रुपए का सारा खर्चा बच सकता है। अगर आपको दूध नहीं भी मिलता तो भी ये गाय आपको अपना खर्चा देने के बाद आपको कमाई भी देके जाएगी। दूसरा, ये मानसिकता रखना, ये गाय कमाई के लिए है,
ये उचित नहीं। गाय को सर्वप्रथम माँ कहा गया है। ये देव तुल्य बद्री के लिए विशाल एक कथा कह लीजिए, कहानी कह लीजिए। जैसे जंगलों में जाती है, शेर चीते भी होते हैं, तब भी ये अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। बल्कि जो अपने साथ ग्वाला जाता है उसकी भी रक्षा ये बद्री गाय करती है। ऐसा कई जगह पे इतिहास में भी वर्णन आया है। जो औषधियां अपने गौपालक को या परिवार को, कोई स्वास्थ्य खराब है, कोई कुछ है, तो ये वही औषधियां खा के जंगल से आती है जो कि उस ग्वाले के लिए या परिवार के लिए चाहिए। आने के बाद ये उसको दूध के रूप में, गव्य के रूप में देती है, और वो ग्वाला और परिवार स्वस्थ होता है। एक घर में डॉक्टर का काम भी गाय करती है, माँ का काम करती है, स्नेह बड़ा है। आप बद्री सिग्नल वीक है मेरे को लगता है हिमांशु जी के। क्षमा चाहूंगा। हाँ जी समझ, कोई बात नहीं, सिग्नल वो हो गए थे थोड़े से। जिस प्रकार से कुछ लोगों का मानना है खर्चा कैसे निकालें, दूध कम है, उसके लिए आप उसके दूध का मतलब घी बना सकते हैं, पंचगव्य बना सकते हैं। पंचगव्य जल्दी से खराब भी नहीं होता। आप उसको पूरा प्रोसेस है, पद्धति है, आप सेशन में जरूर सीखिए। ये पंचगव्य है, पंचगव्य घृत नासिका। ये इसी प्रकार की पैकिंग में आती है, कई सारी कंपनियों की, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो 150 रुपए से शुरू है ये 10 ml। और साउथ की कुछ मतलब क्षेत्र हैं जिनकी 340 रुपए तक है। ये 10 ml का मूल्य आपको बता रहा हूँ। और बद्री गाय का अगर आप कहते हैं कि विशेष ये बद्री गाय का ही बना हुआ है, और खास तौर से एक ही गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, उसी दूध से बना हुआ घी, उसी दूध से छाछ, अगर ये एक ही गाय का है, इसका आपको बहुत अच्छा मान मिल सकता है। आप इसको बनाइए, और पहले पहले स्टार्टिंग में आप इसके लिए जागरूकता लाइए, अपने आसपास स्थानीय क्षेत्रों में करिए, ताकि इस चीज की मार्केट वहाँ लोकल जनरेट हो। आजकल लोकल हर कोई ढूंढ रहा है। जैसे जैविक की डिमांड बढ़ रही है, वैसे ही इसकी भी बढ़ रही है। देने वाले लोग नहीं है। आने वाले समय में अगर ये कोविड के लिए भी जैसे गवर्नमेंट कह देती है, तो इसकी स्थानीय स्तर पर जरूरत बहुत पड़ने वाली है। आप लोग बना सकते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ये है। बाकी आप बनाना जो सीखना चाहते हैं, चाहे कीट नियंत्रक है, कोई भी खाद है, आप निरंतर बने रहिए, और आपको बताएंगे। पुस्तक वगैरह आपको मैंने बताई थी, आप उसमें ले सकते हैं। ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मात्र 35 रुपए की पुस्तक है ये। इसमें सारी खाद बनाना है, कीट नियंत्रक बनाना है, और एक दो बार के प्रयास से आप बना भी सकते हैं। ऑनलाइन कहेंगे, ऑनलाइन आपको बनाना सिखा भी देंगे सारा। ठीक है प्रदीप जी, मेरा विषय इतना ही था भाई साहब आज के लिए। और कोई प्रश्न है किसी का तो वो जरूर। भाई साहब एक प्रश्न है। हाँ प्लीज प्रश्न पूछें। दूध की महत्वता के बारे में बताया, उसी प्रकार से इसका मूत्र और गोबर के बारे में भी बताएं। महत्ता, जी जी जी। जैसे कि जो दूसरी गाय के गोबर और मूत्र में भी डिफरेंट है क्या इसका? इसका गोबर और गौमूत्र मैंने आपको पंचगव्य बताया है। पंचगव्य का मतलब हो गया पांचों गव्य, दूध, गौमूत्र, गोबर।
अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी गुणवत्ता अत्यधिक है। अगर आप देखते हैं गौशाला, गौशाला में अगर कोई गाय है या घर में बंधी हुई है, एक तरीके से वो जेल में है। स्वतंत्र रूप से आपको मैं कह दूं कि आपने जो मर्जी खाइए, जो मर्जी पीजिए, आपके मन का देंगे, मगर एक कमरे में रहना है। तो शायद आप इतना स्वस्थ, इतना मन से और मानसिक रूप से इतना स्वस्थ नहीं रहेंगे जितना कि आपको घूमने फिरने में रहे। तो जो बद्री गाय है वो जंगलों में चरती है, 20 किलोमीटर तक लगभग ये रोज चल पड़ती है। अगर समतल देखें, पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए कम बढ़ती होता है, तो रोज चढ़ती है। दूसरा, अगर कोई भी नई फसल आती है, कोई किसी प्रकार की नई फसल आएगी, कहीं विशेष पहाड़ी प्याज होता है, कांदा होता है, विशेष पहाड़ी लहसुन होता है, तो क्या होता है, जब आप ये आएगी तो इसके गौमूत्र में या दूध में वो एक फ्रेगनेंस आएगी। तो हालांकि अभी मार्केट में नहीं आया होता। इसके शरीर के लिए और परिवार के लिए स्वस्थ रखने के लिए वो आवश्यक है, तो ये खा करके आएगी, ये इसका विशेष गुण है। हेलो, जो भी साथी इसलिए आप इसको उपयोग करिए। इसके गोबर, गौमूत्र, दूध, तीनों का मूल्य बहुत अच्छा है, वैल्यू बहुत अच्छी है। आप इससे पंचगव्य अर्क बनाइए। अर्क बनाने का आपको मैंने पद्धति बताई थी। इसका अर्क बहुत लाभकारी है। हमारे हरियाणा में, पंजाब में और सभी जगह, लगभग उत्तर क्षेत्र में, उत्तराखंड से आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है अर्क अधिकतर। हिमांशु जी हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो जो हमने प्रोडक्ट बनाने सिखाए हैं, इन्होंने बड़े ही युद्ध स्तर पे कार्य स्टार्ट कर दिया है उत्तरांचल में, और बद्री गाय पे भी ये कार्य कर रहे हैं। इन्होंने जो अपनी गौशाला बनाई है उस पे बद्री गायें रखी हुई हैं। कोई भी साथी कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप पूछें, अगर प्रश्न है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड और बद्री गाय से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। हाँ हिमांशु, तक क्या इसका जो दूध की मतलब मात्रा बढ़ाई जा सकती है? उचित नहीं है। हाँ जी संजय जी। कृत्रिम रूप से इसकी मात्रा बढ़ाना उचित नहीं है। आप इसको ये घर में आपके डाइट ज्यादा नहीं लेगी। देसी गाय है, बद्री है ये। अगर आप इसको जबरदस्ती खिलाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हैं इनमें से किसी ने गाय पाली हुई है? मनोज जी जरा देखिए, आवाज ऑन करिए। जी जी जी, हमने भी, मेरे भी गांव में 5 गायें हैं, बद्री गायें हैं हमारी। आवाज आ रही है? बद्री है या हाइब्रिड, मतलब कुछ सब मिक्स है, दोगली है? हिमांशु जी, संजय सत्यवली जी ने अभी ये कर रहे हैं। संजय जी आप बताएंगे, ये अनूप तिवारी जी, कोई भी बताएं। हाँ नमस्कार भाई साहब, आवाज आ रही है? नमस्कार जी। सत्यवली। हाँ जी सत्यवली जी, आ रही है आवाज। हाँ नमस्कार भाई साहब। अभी बहुत आपका आभार जो आपने ये दे रखा, और बहुत सुंदर विषय है। जो भाई साहब ने कहा कि बद्री गाय का जो गोमूत्र और गोबर और दूध तो उसका अमृत है, वो सच्चाई है। मेरे पास अभी लगभग 18 गाय हैं जो बद्री हैं, और टोटल नंदी मिला के मेरे पास 25 है इस समय। तो इस समय हमने भी जो उसका काम किया है वो गोमूत्र अर्क पे किया है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हमने हल्दी का अर्क निकाला था, उत्तराखंड की जैविक हल्दी थी। तो मेरा अर्क जो है मैंने दिल्ली में 120 से 140 रुपए लीटर बेचा है इस समय। बहुत तो सुंदर। वो बहुत मेरे को अच्छा, मतलब ये भी काफी अनुभव इस समय ये कोरोना की उसमें आया है कि ये चीजें को हम काम करेंगे तो और अच्छा आगे जाएगा। और हिमांशु जी ने पिछली बार भी मैं जिस मीटिंग में था उसमें भी काफी प्रोडक्ट बनाने वो हमको सिखाए थे, तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। धूप पे भी हम आगे काम करने जा रहे हैं, पंचगव्य पे भी काम करेंगे। और जो भाई साहब ने बोला कि वो दूध उसका अमृत है, वो सच्चाई है, उस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जो उसका हम जितना भी हो सके घी बनाने का काम हम कर रहे हैं, तो ये अपना भी विषय चल रहा है सब अपने वहाँ पे। बहुत सुंदर। इसमें आप गौमूत्र अर्क में अगर हल्दी और अदरक की सौंठ डाल करके उसका अर्क निकालते हैं तो बहुत ही अधिक लाभकारी है। इम्यूनिटी बड़ी तेजी से बूस्ट करता है, और कोविड के लिए भी बहुत लाभकारी है ये।
जी भाई साहब, धन्यवाद। ये जो दूध है ये आपका एवरेज क्या है किसी भी एक बद्री गाय का? ऐसा एवरेजन वही 1.5-2 लीटर ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 लीटर। तो आपने इसको बढ़ाने की कोशिश करी? जी नहीं। कुछ अगर आप अतिरिक्त खाना बद्री गाय को खिलाना चाहें तो क्या वो खाती है? जी अतिरिक्त वैसा नहीं खाती है, मतलब वहाँ का जैसे हमारे वहाँ कद्दू होते हैं या इस टाइप की जो चीजें होती है गाँव की, उन चीजों को खाती हैं। अगर हम बाहर से कोई चीजें लेते तो बहुत कम खाती हैं। मनोज जी, ये एक खास विषय है जो जर्सी या जितने भी विदेशी गाय हैं, आप उसके सामने जब खाना डालेंगे तो वो जितना मर्जी डाल दीजिए वो लगातार खाती ही रहेंगी। उन्हें अपने स्वास्थ्य का या किसी का कुछ ज्ञान नहीं है। विदेशी नंदी है वो अगर प्रेग्नेंट भी है गाय तो वो तब भी संभोग के लिए तैयार रहता है क्रॉस के लिए। तो एक जिसको कहते हैं ना बुद्धि, वो विदेशी नंदी हो विदेशी गाय हो, बुद्धि विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। और जो बदरी गाय है वो विशेष देवतुल्य गाय है। आप इसको अगर कुछ अतिरिक्त खाना दोगे भी तो ये नहीं खाएगी और कई कई दिन तक ये श्वास लेके पानी पी के जीवित रह सकती है। ये इतनी अच्छी है, देवतुल्य है ये। और उपवास तक रखने का ये प्रावधान है, गाय उपवास तक रखती है। मैं क्या सही बात बता रहा हूँ संजय जी? जी हिमांशु जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और हमारी जो गाय है वैसा वो करीबन करीबन 7 से 8 घंटे जंगलों में रहती है, बिल्कुल चरने के लिए जाती है। बिल्कुल 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर पहाड़ों पे भी कम से कम रोज इतना चलती है। इतना जी चलने के बाद जो उसका दूध या गौमूत्र है वो स्वतः ही अमृत है। अब पहाड़ी क्षेत्र का गंधक वाला पानी होता है, जहाँ पे पानी बिकते हैं और छोटे छोटे पानी के स्रोत होते हैं पहाड़ों में, जी वहां से पानी बिकती है ये। तो इन्हें मतलब एक व्यक्ति की अपेक्षा बहुत ज्यादा अनुभव होता है कि कहाँ पे कौन सी औषधि है